So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be doing a line by line poem analysis of an extremely beautiful poem and introduction जो कि लिखी है एक बहुत ही bold, fearless and ferocious woman and Indian writer कमला दास ने। हम सभी को कमला दास के बारे में पता है कि ये एक confessional poet रही हैं। When we say confessional मतलब कि एक ऐसा poet जो अपने confessions को जो उसके जीवन में हुए हैं, अपने struggles को बहुत ही beautifully रिवील करती हैं लोगों के सामने, फियरलेसली, अनअपोलोजेटिकली, किसी से भी डरती नहीं है, जो इनकी लाइफ के स्ट्रगल्स और इनकी इंडिविजुअलिटी को सबके सामने स्टैंड आउट करके दिखाता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। एज यू कैन ऑलरेडी सी कि यहाँ पर 3 नाम लिखे हुए हैं, दैट इज माधवी कुट्टी, कमला दास एंड कमला सुरैया। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। माधवी कुट्टी इज हर फर्स्ट नेम एंड बिकॉज ये मलयालम लिटरेचर को बिलोंग करती हैं इनिशियली, तो इन्होंने जब भी मलयालम लिटरेचर लिखा वो इस पेन नेम से स्टार्ट करते हुए लिखा। कमला दास इज हर सेकेंड नेम, जिससे हम लोग इनको जानते हैं फेमसली इन अवर इंडियन लिटरेचर, एंड कमला दास से ही मेजरली इन्होंने अपने सारे वर्क्स पब्लिश कराए हैं। इनका 1999 में एट द एज ऑफ 65 होता है कन्वर्जन टू इस्लाम। ये एक कंट्रोवर्शियल कन्वर्जन था इनका, जिसमें ये अपना रिलीजन चेंज करा देती हैं एंड देन फाइनली शी हैज़ हर नेम एज कमला सुरैया। तो ये जो नेम्स है इसका अल्यूजन भी आपको आज की पोइट्री में देखने को मिलेगा। सो आई थॉट कि ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आपकी कमला दास जो है वो एक कन्फेशनल पोएट है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये जो थीम्स हम लोग के सामने अपनी पोइट्री एंड अपने वर्क्स के जरिए लिखती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती हैं। जो इनके इनर स्ट्रगल्स हैं एंड सोसाइटी में एक पेट्रियार्कल समाज में एक औरत की क्या जगह होती है, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी फेसेस एंड ऑल द सिंबल्स वो जो एक औरत को फेस करने पड़ते हैं, उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सिम्बॉलिज्म एंड इमेजरी ये अपने वर्क में दिखाती हैं। शी टॉक्स अबाउट द थीम्स मेजरली रिलेटेड टू फेमिनिज्म लाइक लव, बिट्रेयल, लोनलीनेस। एक औरत की जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, जो समाज ने या तो स्टीरियोटाइप कर दी है या तो उसके ऊपर वो बोझ बन चुकी है, उसके बारे में ये बात करती है। एंड देन शी टॉक्स अबाउट द सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स दैट इज पुट अपॉन द वुमेन स्पेशली आफ्टर द पोस्ट कॉलोनियल एरा, जिस टाइम पर ये लिख रही थी, उन सभी के बारे में ये बात करती है। तो आज हम लोग इनकी पोएम के थ्रू बहुत कुछ इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो पोएम है एंड इंट्रोडक्शन ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। हर एक लाइन में आपको इनकी लाइफ का एक फेज दिखाई देगा। You are going to peep very deep inside into her life through this poem. So let's go and see, and हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू आर गोइंग टू लव व्हाट शी विल स्पीक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके ये अपनी लैंग्वेज को बहुत ही क्लियर कट रखती हैं, एंड जो भी इनके मन में आता है ये बहुत ही बोल्ड वे में बोल देती हैं। सो लेट्स गो एंड एनालाइज द पोएम। सो द फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएट्री आर, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। पहली लाइन हम लोग से कहती है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे उनके नाम जरूर पता है जो पावर के अंदर है। वी ऑल आर अवेयर कि पॉलिटिक्स इज समथिंग, स्पेशली एट द टाइम व्हेन शी वाज राइटिंग, पॉलिटिक्स को एक बहुत ही मेल ड्रिवन एरा के रूप में देखा जाता था। वुमेन वर नॉट अलाउड, या फिर उस टाइम पे वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ था। पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग आज भी सोचते हैं तो वो एक ऐसी फील्ड हम लोग देखते हैं जहां पर मेल ही डोमिनेट करते हैं। तो ये जो पेट्रियार्कल टोन इन्होंने पहली ही लाइन में सेट कर दी है कि देखो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जो पावर में है उनके नाम मुझे पता है, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक, नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद नेहरू। ये कहते हैं कि मुझे पावर के जितने पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके नाम पता है, एंड उनको मैं इस कदर रिपीट कर सकती हूँ एज इफ दे आर लाइक द डेज ऑफ वीक, नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद नेहरू। जिस तरीके से हम लोग के लिए वीक के नाम जैसे कि हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर हमारे मंथ्स के नेम जनवरी, फरवरी, मार्च इतने इनग्रेन्ड है हमारे माइंड में कि हम लोग उसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं, हम लोग के दिमाग से वो जा नहीं सकते हैं। तो ये जो टोन सेट कर रहा है हमारे लिए इन द वेरी बिगनिंग, वो ये शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा आपकी पॉलिटिक्स या द मेल जो कि पावर में थे उन्होंने इस पूरे पेट्रियार्कल समाज को कितना डोमिनेट किया था कि जिस तरीके से हम लोग नाम नहीं भूल सकते हैं अपने वीक्स के, अपने मंथ्स के, उस तरीके से पीपल या मेल दोज वर इन पावर उनके नाम ये नहीं भूल सकती हैं। एंड द वन नेम शी बिगिंस विद इज नेहरू। अब इस नेहरू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं रेफरेंस, हम लोग को जो एल्यूजन देखने को मिलता है वो एक चीज हम लोग को शो कर रहा है
कि दिस पर्टिकुलर पोइट्री इज रिटन आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल एरा, मतलब कि जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे देश में कॉलोनीज वगैरह खत्म करके चले जाते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द पोस्ट कॉलोनियल एरा इज नेहरू। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि ये उस टाइम पर पोइट्री लिखी गई है। अगली लाइन में हम लोग को देखने को मिलता है, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मलाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। सबसे पहली लाइन में तो सबसे पहले ये स्टेट करती हैं अपनी नेशनैलिटी को एंड देन अपने रीजनैलिटी को, मतलब कि ये इंडियन है, ये वेरी ब्राउन है एंड शी इज बॉर्न इन मलाबार। मतलब अगर ये अपने आप को इंडियन भी बोलती तो भी चलता, लेकिन एक ही स्टेटमेंट में इन्होंने 3 बार एसर्ट किया है अपने इंडियन होने को, दैट मीन्स शी इज एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट इट। आप सभी को पता होगा कि हम इंडियंस को एज कलर के रूप में ब्राउन बोला जाता है, कि इंडियंस आर ब्राउन इन कलर। तो आपको एक और चीज इसमें ऐड की गई है कि ये मालाबार में रहती है, एंड मालाबार इज अ सिटी जो कि आपके सादर्न मोस्ट एरिया में फॉल करती है। एंड इफ यू सी ओवर देयर, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस एंड द यूवी इंडेक्स एंड ऑल, पीपल इन साउथ आर कंपेरेटिवली मोर डार्कर। मतलब दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट ये उस वे में बोल रही है कि आई एम वेरी ब्राउन। एंड वैसे भी सभी इंडियंस को अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हम लोगों को ब्राउन ही कहते हैं, हम सभी को। तो यहाँ पर ये 3 चीजें स्टेट करती हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं बहुत ब्राउन हूँ कलर में, एंड आई वॉज बॉर्न इन मलाबार। I speak 3 languages, write in 2 and dream in 1। ये 2 लाइन्स हम लोग को स्टेट करती हैं इनकी लिंग्विस्टिक वर्सेटैलिटी, कि सबसे पहले तो ये 3 लैंग्वेजेस में बात कर सकती हैं। She can write in 2 and she dreams in 1। अब ये किस में ड्रीम करती हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा। ओके, Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. अपनी इस लाइन में ये बोलती हैं कि डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। कौन कह रहे हैं? इनके क्रिटिक्स, इनके फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स। आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन समाज में रहते हैं एंड हम लोगों की हर एक पर्सनल चॉइस के ऊपर हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स एंड आने जाने वाले लोगों का बहुत बड़ा से होता है। तो ये इंग्लिश में अपने वर्क्स को लिखती हैं, एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी अभी देश छोड़ के गए हैं तो इंग्लिश को एक ऐसी भाषा समझा जाता है कि अरे ये तो दुश्मन की भाषा है, वाई आर यू राइटिंग इन इंग्लिश? तुम अपनी मदर टंग में क्यों नहीं लिखती, जो तुम्हारी मलयालम अपनी मदर टंग है? ऐसा इसके जितने भी फ्रेंड्स, क्रिटिक्स एंड कजन्स कहते हैं। ये कहती हैं कि तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक? द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स स्क्वेयरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये कहती हैं कि सबसे पहले तो तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, और मैं किस भी लैंग्वेज में बात करूं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैं जिस भी लैंग्वेज में बात करती हूं वो मेरी हो जाती है, उसके अंदर जो कमियां हैं, उसके अंदर जो यूनिकनेस है, वो सब कुछ मैं अपना लेती हूं और वो भाषा मेरी हो जाती है। तो यहां पे वी आर एबल टू सी कि बीइंग इन अ पोस्ट कॉलोनियल एरा, ये इंग्लिश को एक दुश्मन की भाषा के रूप में नहीं देखती हैं। इफ शी नोज लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज का तो काम होता है अपने जो भी मन में यू आर फीलिंग उसको एक्सप्रेस करना। अभी राइट नाउ लाइक आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, चाहे मैं हिंदी में बात करूं चाहे मैं इंग्लिश में बात करूं, द सोल एम ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं जो भी आपको समझाना चाहती हूं, मेरे शब्द आप लोग को समझ में आने चाहिए। द सोल एम ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इज कि आपको वो चीज समझ में आए। तो यहां पर आपकी कमला दास भी ये बोलती है कि भाई मुझे जिस भी लैंग्वेज में बात मुझे करनी होगी मैं करूंगी, एंड वो भाषा फिर वो किसी और की भाषा या दुश्मन की भाषा नहीं हो जाएगी कि यार ये अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की भाषा है। अब वो भाषा मैं बोल रही हूं तो उसकी डिस्टॉर्शंस, उसकी क्यूअरनेस, मतलब कि उसकी यूनिकनेस वो मेरी हो चुकी है। आगे ये बोलती हैं, इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज ऑनेस्ट। आपने देखा होगा क्योंकि इंग्लिश, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो हम लोग को उसे सीखना पड़ता है, एंड आज तक भी हम लोग की इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं हो पाती है, इंग्लिश बीइंग आवर सेकेंड लैंग्वेज। तो हम लोग काफ़ी सारा टूटा फूटा बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर किसी की फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, किसी की वोकैब अच्छी नहीं है, किसी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो वो कभी कभी फनी लग सकता है। तो हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फनी लगता है, लेकिन कम से कम वो ऑनेस्ट तो है। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम। आप सभी को पता है कि हम ह्यूमंस भी प्रॉपर
मतलब बोल सकते हैं कि परफेक्ट तो नहीं होते हैं, तो हमारी लैंग्वेज भी अगर परफेक्ट नहीं है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एज इंडियंस हम लोग अपने आप को ही बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं फॉर नॉट नोइंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश शुड नॉट बी सीन एज अ वेरी, जिसको हम लोग बहुत ही ऊपर का दर्जा दे दें, गिविंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज टू अ वेरी हाई पेडेस्टल कि अरे यार ये नहीं आई तो तुम कुछ भी नहीं हो। नहीं, यू शुड ट्राई, यू शुड स्पीक हाफ इन इंग्लिश हाफ इन हिंदी। वो फनी भी लगेगा लेकिन वो कम से कम ऑनेस्ट तो है। डोंट यू सी, it voices my joys, my longings, my hopes, as it is useful to me as cawing is to crows or roaring to the lions। ये बोलती हैं कि ये भाषा इंग्लिश मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर इतनी ज़्यादा मैं इस भाषा को पसंद करती हूँ क्योंकि जब भी मैं खुश होती हूँ तो मैं अपने जॉयस इस भाषा में बता पाती हूँ, अपनी खुशी, मेरी लॉन्गिंग्स, मेरे होप्स। ये भाषा मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसा एक कौवे के लिए कौ कौ करना और एक लायन के लिए रोर करना। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज ह्यूमन स्पीच, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर। मतलब कि आप इंग्लिश अगर मैं बोल रही हूँ या फिर इस भाषा में लिख रही हूँ तो ये मत आप समझ के बैठ जाए कि यार ये तो उन लोगों की भाषा है, ये तो ब्रिटिशर्स की भाषा है। भाई अगर इस चीज़ को मैं, इस भाषा को मैं बोल रही हूँ, मेरे दिमाग से इसका पूरा कॉम्बिनेशन एंड द वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग आ रहे हैं, तो ये भाषा अब मेरी हो गई एंड इट इज नॉट एट ऑल बिलोंगिंग टू समवन एल्स लाइक ब्रिटिशर्स। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर, not the deaf, blind speech of trees in storm, of monsoon clouds or of rain, or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre। अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे सिम्बॉलिज्म का इस्तेमाल किया हुआ है कि मेरी ये जो भाषा है वो ना ही गूंगी है ना ही वो अंधी है उन आवाज़ों की तरह जो कि आपकी ट्रीज करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा तूफान आ जाता है, ना कि क्लाउड्स और रेन्स की तरह है, और ना ही उस आग की तरह है जब किसी की चिता जल रही होती है और बहुत ही धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही है। मतलब कि इन लाइंस के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका कितना कंट्रोल है अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज पे, एंड शी लव्स टू यूज दिस लैंग्वेज क्योंकि अपने मन की हर एक स्थिति और अपनी बातों को ये इस भाषा में बहुत ही ब्यूटिफुली व्यक्त कर पाती हैं। तो अब ये भाषा इनको बिलोंग करती है। अब आपकी जो पोइट्री है उसका टोन बिल्कुल सेट हो जाता है इंग्लिश एंड ऑल सच थिंग्स से। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। ये लाइन इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप इस पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए कि मैं एक बच्ची थी एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम अब बड़ी हो गई हो। हम लोग के समाज में जैसे ही हम लोग थोड़ा सा यंग होने लगते हैं तो अब हमें बार बार हमारे पेरेंट्स या रिश्तेदार या लोग एक अलग नज़र से देखने लगते हैं कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, बेटा अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बेटा अब ये तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो ये जो चीज़ें हैं आप सभी गर्ल्स रिलेट कर पा रही होंगी कि लोग हमें बताते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। दे टोल्ड मी आई ग्रो, फॉर आई बिकेम टॉल, माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 places sprouted hair। ये लाइन्स शो करती हैं दैट शी इज हिटिंग प्यूबर्टी। वी ऑल बॉयज एंड गर्ल्स गो थ्रू प्यूबर्टी, जब हम लोगों के जो लिम्स होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी डिफरेंट प्लेसेस से स्वेल हो रही होती है, फूल रही होती है, एंड एक दो जगहों से हमें हेयर्स आने लगते हैं। सो ये प्यूबर्टी एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जब हम लोग अपनी अडोलेसेंट की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी एक अडल्टहुड की तरफ जाने लगती है एंड उसमें हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं जो इन्होंने बहुत ही अच्छी एंड आसान भाषा में लिख दिया है। When I asked for love, not knowing what else to ask for, he threw a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. These are such beautiful lines and बहुत ही अच्छी इमेजरी का इस्तेमाल किया है जो हमारे आंखों के सामने एक बार गुजर के जाती है इन शब्दों के थ्रू। ये कह रही हैं कि जब मैंने प्यार मांगा और मुझे कुछ और मांगने का पता भी नहीं था कि और क्या ही एक दूसरे इंसान से मांगना चाहिए, उसने एक यंग गर्ल, एक यंग यूथ ऑफ 16, मतलब कि ये अपनी एज बता रही है, को कमरे में घसीटा और बेडरूम बंद कर दिया।
उसने मुझे मारा नहीं लेकिन मेरी वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन। यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें एक औरत और एक समाज के, इंडियन समाज के बारे में पता लगती है कि बैक एट दैट टाइम आफ्टर द पोस्ट कॉलोनियल एरा लड़कियों की बहुत जल्दी शादी करा दी जाती थी। सो यहाँ पे 16 की एज में इनकी शादी करा दी जाती है। ऑफ कोर्स द बॉडी इज नॉट रेडी फॉर हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल इंटिमेशन, एंड अगर आप अपने से किसी बड़े इंसान से शादी करा देते हो, द वे दे हैंडल वुमेन्स बॉडी इज एक्सट्रीमली पेनफुल, जो कि आप लोग को इन शब्दों में दिखाई दे रहा है कि उसने मुझे मारा तो नहीं बट मेरी जो वुमेन बॉडी है वो बहुत ही बीटन महसूस कर रही थी कि एज ए उसको मारा गया है। इन शब्दों से हम लोग को क्लियरली पता लग रहा है कि वो एक ऐसी लव मेकिंग स्टेट में या फिर एक ऐसी सेक्सुअल इंटिमेशन में आई होंगी जहां पर उनकी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एंड हेंस शी सेज बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन। कमरे के अंदर जाने के बाद ऐसा इनको महसूस होता है कि इनको मारा गया है। The weight of my breast and womb crushed me, I shrank pitifully. Then जो end होता है एक औरत की स्टेट का कि उसके गर्भ में एक बच्चा आ जाता है, जो उसके ब्रेस्ट की हालत होती है एंड उसके वूम की हालत होती है आफ्टर कैरिंग अ बेबी एट अ वेरी यंग एज। उससे एक औरत का शरीर एक तरह से बोल सकते हैं टूट सा जाता है, जो कि इन्होंने यहाँ पर बताया है। देन अब आपकी जो पोएम है उसका टोन बिल्कुल बदल जाएगा कि इन्होंने अपनी एक बहुत ही वल्नरेबल एंड फ्रेजाइल स्टेट के बारे में बताया। अब ये देखिए क्या करती हैं। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस। उस पूरे फेज के बाद ये अपने भाई की शर्ट पहन लेती हैं, उनके ट्राउजर्स पहन लेती हैं, अपने बालों को काट देती हैं बहुत ही छोटा, एंड ऐसा बिहेव करती हैं कि ये अपने औरत होने को ही जैसे मानो इग्नोर कर रही हूं। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, बी एम्ब्रॉयडरर, बी कुक, बी अ क्वारलर विद सर्वेंट्स। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी है जिसके टुवर्ड्स मैं आप सभी का ध्यान घसीटना चाहूँगी। आपने देखा होगा औरतों को इन जनरल, वुमेन को, एंड या फिर हम लोग ने अपनी मदर्स को भी देखा है कि सब्जी वाले से 1-2 रुपए के लिए लड़ाई करना या रिक्शे वाले से लड़ाई करना 1-2 रुपए के लिए। ये जो कैटेगरी है, ये औरतों के ऊपर ये जो स्टीरियोटाइप है, समाज को अच्छा लगता है ये देखकर कि अरे अगर तुम सर्वेंट से लड़ाई कर रही हो, धनिया फ्री की मांग रही हो, तो तुम अपने रोल में एकदम फिट बैठ गई हो। तुम साड़ी पहनो, तुम गर्ल की तरह बिहेव करो, तुम एक वाइफ हो तो उसकी तरह बिहेव करो, एम्ब्रॉयडरी करो, घर की डेकोरेशन करो, साज सजावट करो, खाना बनाओ, एंड सर्वेंट से लड़ाई करो। फिट इन करने की कोशिश करो, जो तुम हो उस कैटेगरी को बिलोंग करो। ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रेप्ड विंडोज। आपने देखा होगा कि लड़के जो घर के होते हैं, आई एम इन नो वे ट्राइंग टू पॉइंट आउट एनी बॉय, आजकल के लड़के तो बहुत मेहनत करते हैं, बट बैक एट दैट टाइम अगर आप लड़कियों से कंपेयर करेंगे तो उनको आज़ादी होती थी कुछ भी करने की, कि भाई आप छत पे खड़े हो गए, या आज भी हम लोग देखते हैं हम लोग को भी छत पे जाना इतना अलाउड नहीं होता है इन 21st सेंचुरी की, यार छत पे क्यों गई हो, क्या कर रही हो छत पे, लेकिन लड़के छत पे या विंडोज पे खड़े हो सकते हैं। तो जब आपकी कमला दास विंडोज पे या वॉल्स पे खड़ी हो जाती थी, लेस ड्रेप्ड विंडोज पे, तो उन ये चीज बोला जाता था कि शोभा नहीं देती है। लास्ट में बोला है बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, मतलब कि इनको कई सारे रोल्स में ढालने की कोशिश की गई है कि तुम एमी बन जाओ, तुम कमला बन जाओ और तुम माधवी कुट्टी भी बन जाओगी तो भी चलेगा। लड़का बनने की कोशिश तुम मत करो, जो हो तुम वो बन के रहो। इट इज टाइम टू चूज अ नेम, अ रोल, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। तुम्हें अपना एक प्रॉपर नाम और उसके अकॉर्डिंग जो रोल है, ये रोल ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप रोल के बारे में बात की जाती है, जहां पर एक्सपेक्टेड होता है कि तुम एक यंग औरत भी हो तो तुम्हें घर का साज सजावट, खाना एंड अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना आना चाहिए। एंड लड़का जो होता है उसको फ्री छोड़ दिया जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अच्छा हाँ बड़ा हो जाएगा तो जाके कमाएगा, एंड बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं घर के मेल चाइल्ड। तो इसको कहा गया कि अपने सबसे पहले तो नेम पकड़ लो, अपना रोल पकड़ लो, और ये फालतू के गेम खेलने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
डोंट प्ले एट शिजोफ्रेनिया और बी अ निम्फो, मतलब पागल बनने की तुम कोशिश मत करो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, अगर तुम्हें प्यार में धोखा भी मिलता है तो पागलों की तरह तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इस लाइन के बाद आप देखेंगे कि 3 डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, उसके बाद अचानक से टोन से कुछ और हो जाएगा, ये कुछ दूसरी कहानी बताने लगेंगी। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, call him not by any name, he is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love। अब ये बता रही हैं कि मैं एक मेल से मिली, उससे मैं प्यार करती थी। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, उसको मैं कोई एक प्रॉपर नाम नहीं देना चाहूंगी, वो हर एक मेल की तरह है जिसको वुमेन चाहिए, वुमेन मतलब कि वुमेन बॉडी, और मैं उस हर एक औरत की तरह हूं जिसको प्यार की तलाश है। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, उसके अंदर, हिम के अंदर हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, मतलब एक जो अजीब सी जल्दबाजी, जल्दबाजी किस चीज की, आप सभी लोग समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे, उस जैसे रिवर्स में एक जल्दबाजी होती है वो हमें देखने को मिलती है। एंड मेरे अंदर, इन मी द ओशन स्टाइललेस वेटिंग, और मैं बीइंग एन औरत के अंदर जो हम लोग को हमेशा की जो एक टायरलेस वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट राइट पर्सन जो हमें प्यार करेगा, वो मेरे अंदर थी। मतलब उसके अंदर हेस्ट थी, किस बात की जल्दबाजी थी वो आप सबको पता है, और मेरे अंदर एक ऐसी वेटिंग थी जो हम लोग को ओशंस में देखने को मिलती है। तो सिंबॉलिज्म को बहुत अच्छा यूज किया है इन्होंने। देन हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, द आंसर इज इट इज आई। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएगा कि क्या ये जो यू बोल रही हैं, हु आर यू, ये उस मेल से पूछ रही हैं या फिर अपने टुवर्ड्स बोल रही हैं कि मैं कौन हूं। I asked each and everyone, the answer is it is I। अब ये I कौन है, ये जो प्रोनाउन आपका यूज किया गया है वो फीमेल के लिए है या मेल के लिए है, आपको अभी पता चलेगा। Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I in this world, he is tightly packed like a sword in its sheath। मतलब कि यहाँ पर एक मेल के टुवर्ड्स ध्यान घसीटा जा रहा है कि ये आई आखिर में है कौन जो घमंड से और अपनी आइडेंटिटी को पूरा ओन करते हुए बोलता है कि मैं हूं। तो आपकी कमला दास बता रही हैं कि इस पूरी दुनिया में मैंने जिससे भी पूछा, जहां पर भी देखा, जो अपने आप को आई बोलता है, हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड, इज टाइटली पैक्ड लाइक अ स्वॉर्ड इन ए शीट, जैसे कि आपकी जो तलवार होती है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है अपनी कमान के अंदर, जो उसका कवर वगैरह होता है, उस पर्टिकुलर इमेजरी से ये कंपेयर करती हैं एक मेल की इमेजरी को कि इतने ज़्यादा ये लोग प्राउड होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स। आई जैसे कि मेल्स होते हैं, कितनी भी रात हो जाए वो कितनी भी देर को दारू पीना चाहेंगे वो जाके पी सकते हैं, उनको किसी भी तरीके का डर नहीं है। इट इज़ आई हु लाफ, इट इज़ आई हु मेक लव। आय वो इंसान है जो खुल के हंस सकता है, आय वो इंसान है जो खुल के किसी से भी एक फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है और उसके बाद वो उसका शर्म भी महसूस कर सकता है, एंड देन फील शेम। इट इज आई हु डाई लाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट। कहने का मतलब कि ये एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हैं, स्पेसिफिकली मेल्स, जिसके ऊपर किसी भी चीज की स्टीरियोटाइप नहीं होती है, जवाबदेही नहीं होती है। आय एक ऐसा पर्सन है जो चाहे वो कर सकता है। लास्ट लाइन्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन्स, एंड आपके एग्जाम में ये पूछी जाती हैं कि ये लाइन्स कौन सी पोइट्री से आती हैं। I am sinner, I am saint, I am beloved, I am betrayed। Extremely beautiful lines। I remember when I was preparing for my NET and I came across these lines, तो तब नया नया WhatsApp पे status लगाने का option था, तो I put these 2 lines as my status because I loved these lines। I am sinner, मैं पापी हूँ, I am saint, मैं एक saint हूँ। सेंट आप सबको पता होता है, एक बहुत ही प्योर पवित्र इंसान होता है। आई एम बिलवेड एंड आई एम बिट्रेड, मैं वो हूँ जिसको प्यार मिला है, एंड मैं वो भी हूँ जिसको धोखा मिला है। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, नो एक्स विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। अब एंड में ये अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हैं कि मैं भी अपने आप को आज से आई बुलाऊंगी। आई माने कि मेल बुलाऊंगी, मतलब कि आप ये मत समझिएगा कि ये जानबूझ के अपने आप को मेल बुलाने लगेंगी। लेकिन जब इन्होंने अपनी वो इमेजरी दिखाई जहाँ पर ये अपने बाल काट देती हैं एंड एक मेल की तरह ड्रेसअप हो जाती हैं, शी सेज कि आई इग्नोर माई वुमेनलीनेस
एंड एक जो आई मेल को दिखाया गया है कि वो कितना फ्री रहता है अपने जीवन में, चाहे वो कुछ भी करता है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं करता है, उसको कोई एक रोल में फिट इन करने को नहीं कहता है। तो एंडिंग में ये हम लोग को कुछ ऐसा दिखाती है कि अब से आई विल ऑल्सो कॉल माई सेल्फ एज आई, एंड मैं अपने आप को एक बहुत ही फ्री एंड अनफियरफुल वे में लोगों के सामने पोर्ट्रे करूंगी। एंड हेयर आवर पोइट्री एंड्स। अब हम लोग चलिए चलते हैं और इसके कुछ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड जो भी लिटरेरी डिवाइसेस है, राइम, स्कीम एंड ऑल के बारे में बात करते हैं। सो इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा, मैंने तो आपको एक अलग अलग पैराग्राफ में करके दिखाया, पर ये एक 60 लाइन पोएम है जिसमें आपको कहीं पे भी कोई भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट निकाल के इंटरनेट पर देखेंगे तो ये एक 60 लाइन पोएम है जो कि एक सिंगल स्टैंजा में लिखी गई है, कहीं पे भी स्टैंजास अलग नहीं है, ब्रेक्स नहीं है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। दास ने चूज किया है, किसी भी राइम स्कीम को इन्होंने यूज नहीं किया है जैसे यूजुअली हम लोग पोइट्री में देखते हैं कि ए बी, सी डी, डी सी करके ऐसे जो राइम स्कीम फॉलो की जाती है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, किसी भी टाइप की राइम आपको देखने को नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स हम लोग को पोइट्री के अंदर इंटरनल राइम्स वगैरह देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर राइमिंग की बात करें तो जो आपकी जो पोइट्री की लाइन्स के एंड में होती है कि भाई एक लाइन आपके एक वर्ड से एंड कर रही है तो दूसरी भी आपके उसी की ही सिमिलर साउंडिंग राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये जो पोइट्री है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ये आपको याद रखना चाहिए। देन अगर हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी आरसी के रूप में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में अगर इस पोइट्री का एक सेक्शन दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है। तो आपने क्योंकि पढ़ी होगी ये पोइट्री तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पॉइंट आउट। सबसे पहली चीज है एल्यूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। जब भी आप किसी इंसान का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, इवेंट का नाम एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करते हो अपनी पोइट्री में, उसको हम लोग एल्यूजन बोलते हैं। एंड पहली ही कुछ लाइंस में हम लोग को ये देखने को मिल गया था कि नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू का इन्होंने रेफरेंस यूज किया है विच इज एक्टिंग एज एन एल्यूजन। सेकेंड, इन्होंने रिपीटेशन का इस्तेमाल किया है। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मलाबार, मतलब बार बार रीस्टेट करना, रिपीट करना अपनी आइडेंटिटी को। एंड इस पूरी पोइट्री के दौरान आपने बार बार आई वर्ड का रिपीटेशन तो देखा ही होगा कि आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिट्रेड, या आई वर्ड का इन्होंने बहुत यूज किया है विच इज नोन एज रिपीटेशन। नेक्स्ट, इन्होंने कॉन्ट्रास्ट का यूज किया है। जो लाइंस मैंने बोली कि एक ही लाइन में ये बोल रही हैं कि मैं पापी भी हूँ और मैं संत भी हूँ, एंड दूसरी है कि आई एम बिलवड एंड आई एम बिट्रेड, ठीक है। ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट बीटेड, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे उसने मारा तो नहीं, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो इतना बीटन, मतलब कि इतना दर्द महसूस कर रही थी एज इफ मुझे मारा गया हो, ठीक है। इंजैममेंट का यूज किया गया है, जहां पर इंजैममेंट एक ऐसी चीज होती है जहां पर पॉज होता नहीं है, आपकी लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूस चलती चली जाती है। तो यहाँ पे आपको जो ये जो स्लैश दिखाई दे रहा है वो लगा हुआ है इस एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन पोइट्री में आपको ये पॉजेस कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि जहाँ पर पॉजेस होने भी चाहिए वहाँ पर भी कोई पॉजेस नहीं होती हैं, रन ऑन लाइन्स होती हैं। इसे हम लोग इंजैम्बमेंट बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस होता है। तो इट वॉइसेस माई जॉयज माई लॉन्गिंग्स, जिसके बाद आपका एक स्पेस मतलब होना चाहिए था एक पॉज, माई होप्स एंड इट इज यूजफुल to me as cawing is to crows or roaring is to the lions, ठीक है। run on lines इसको हम लोग बोलते हैं। Then we have anaphora. Anaphora is repetition of words or phrases at the beginning of successive lines. I became a sinner, I became a saint, I was the beloved and the betrayed. तो ये जो became बार बार आपके थोड़े थोड़े गैप में बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो I became है वो एम्फसाइज कर रहा है इनके एक्सपीरियंसेस को, जो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक आपका लिटरेरी डिवाइस हो जाता है, ठीक है। खत्म होती है हमारी आज की ये पोएम। डू कमेंट मी डाउन बिलो कि इस पूरी पोइट्री के अंदर कौन सा ऐसा सेक्शन था जो आपके दिल को छू गया एंड उसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा। कमेंट करिएगा वो लाइंस एंड उसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगा हो इस पोइट्री के बारे में वो आप ज़रूर से मुझे लिख कर बताइएगा। आई वुड लव टू लिसन टू यू कि आपका क्या कॉमेंट रहेगा, आपका क्या फीडबैक रहेगा, आपने इस पोइट्री की कौन सी लाइन्स
पॉइंट्स को अच्छे से सुना एंड कौन सी आपके दिल में बिल्कुल बैठ गई हैं। तो डू कमेंट मी डाउन बिलो, और अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो इसको ज़रूर से आप लोग चेकआउट करिएगा। ये है हम लोग के ऐसी PYQ टेस्ट सीरीज विच इज़ एक्सट्रीमली यूनिक। आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की ही अगर एक प्रैक्टिस करनी है तो आप अलग से उसकी प्रैक्टिस लगा सकते हो विदाउट बॉदरिंग योर सेल्फ ऑफ द मिसलेनियस क्वेश्चंस। एंड अगर मिसलेनियस चाहते हो वो भी आपको यहाँ पर खुद से टेस्ट प्रिपेयर करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको चेकआउट करिएगा। आपको अगर मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है एंड मेरी स्टाइल यूनिक लगती है तो मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट करें, जो कि आपको एक ही जगह पर एक ही कोर्स के थ्रू सारा आपका कोर्स एक ही बार में आपको पढ़ा देते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर एंड विद द इंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चंस आपके उन सेक्शंस को कंप्लीट कर देता है। सो डू चेक देम आउट। इनके आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसको एक बार जज करके देख लेने के बाद आप अपने आप को सेटिस्फाई करके इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। डू लेट मी नो योर फीडबैक बिकॉज योर फीडबैक मीन्स अ लॉट टू मी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट in yet another video. Up till then, bye and take care.